इस विशेष विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय प्रणाली के एक ऐसे फैसले पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारी आज़ादी और हमारे अधिकारों से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले को समझते हैं जिसने जमानत यानी बेल की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से एक नया और कहीं ज्यादा मानवीय रूप दे दिया है। श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये मामला सिर्फ एक साधारण अदालती आदेश नहीं है, बल्कि ये न्याय के सिस्टम में आज़ादी के अधिकार को फिर से जिंदा करने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे कानून में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद दमदार उसूल है। जमानत नियम है और जेल अपवाद, मतलब बेल मिलना एक रूल है और जेल में रखना एक एक्सेप्शन। सच कहें तो ये सिर्फ एक कानूनी लाइन नहीं है, बल्कि ये हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। हाई कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो तब तक किसी भी इंसान की आज़ादी नहीं छीनी जानी चाहिए। ये शब्द हमारे संविधान की आत्मा की आवाज हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और सच में काफी चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर वाकई में जमानत एक नियम है तो ऐसा क्यों होता है कि बेल मिलने के बावजूद हजारों लोग जेल की सलाखों के पीछे ही फंसे रहते हैं? जरा सोचिए, एक जज ने बेल दे दी, कागजों पर इंसान आजाद हो गया, फिर भी वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाता? इसका जवाब किसी बड़े जुर्म में नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की उन उलझी हुई कागजी और पैसों की रुकावटों में छिपा है जिन्हें पार करना एक गरीब इंसान के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। भाग 1, समान प्रतिभूति की बाधा। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यह उस मुख्य व्यवस्थागत रुकावट को बेनकाब करती है जो गरीबों को आज़ाद होने से रोकती है। असल में निचली अदालतों में एक प्रैक्टिस बहुत आम रही है जिसे समान प्रतिभूति या आइडेंटिकल श्योरिटी कहते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक से ज्यादा मामलों में फंसा है, तो सिस्टम क्या करता है, वो हर एक मामले के लिए अलग अलग और भारी भरकम जमानत राशि की मांग करता है। ये बिल्कुल एक खत्म न होने वाले लूप की तरह है। जो गरीब बमुश्किल एक केस के लिए पैसे या गारंटी जुटा पाता है, उसके लिए कई केसेस में अलग अलग वित्तीय गारंटी देना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी आर्थिक मजबूरी के चलते कानूनी तौर पर बेल मिलने के बाद भी वो इंसान जेल की चारदीवारी में ही कैद रह जाता है। अगर हम संविधान में लिखे जमानत के उद्देश्य की तुलना असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई से करें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। थ्योरी में जमानत का मकसद है न्याय और आज़ादी देना, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये भारी भरकम श्योरिटी की मांग इसे सिर्फ गरीबों के लिए कारावास में बदल देती है। ये कितनी अजीब बात है ना कि आज भी हजारों लोग सिर्फ एक कागजी खामी या पैसों की कमी के कारण अपनी आज़ादी से महरूम हैं। एक सिस्टम जो न्याय के लिए बना है वो पैसों के बिना एक अजेय दीवार कैसे बन जाता है, ये उसका एक बहुत बड़ा और कड़वा उदाहरण है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और ड्रामेटिक मोड़ आता है। भाग 2, बच्ची देवी ऐतिहासिक मामला। ये फैसला इंसानी गरिमा की कागजों पर एक बहुत बड़ी जीत है। तो सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया कि एक ही इंसान से अलग अलग मामलों के लिए बार बार भारी भरकम गारंटी मांगना उसके संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंसानी हल निकाला। उन्होंने तय किया कि अब कई मुकदमों के लिए बस एक ही विश्वसनीय प्रतिभूति यानी एक ही श्योरिटी काफी होगी। इस एक फैसले ने उन हजारों लोगों के लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जो सिर्फ अपनी गरीबी के चलते जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे थे। भाग 3, जमानत नियम, जेल अपवाद। चलिए अब देखते हैं कि अदालत ने किन कानूनी फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके इस मानवीय फैसले को लागू किया। अगर हम भारत के कानूनी इतिहास के सफर को देखें तो हम पुराने कानून यानी सीआरपीसी की धारा 482 से लेकर नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस की धारा 528 तक का बदलाव देखते हैं। कानून की किताबें अपडेट हो रही हैं, धाराएं बदल रही हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत की अपनी इनहेरेंट पावर्स यानी उसकी अंतर्निहित शक्तियां आज भी उतनी ही मजबूत हैं। अदालत अपनी इन शक्तियों का लगातार इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए करती है कि आज़ादी बची रहे और कोई भी कागजी या प्रक्रियात्मक देरी न्याय के रास्ते में रोड़ा न बने। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कोर्ट का स्टैंड कितना क्लियर और सख्त है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं हैं वो कभी भी न्याय के रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर किसी को बेल मिल गई है तो सिर्फ एक बॉन्ड का फॉर्म ना भर पाने की वजह से उसे जेल में रखना उसकी आज़ादी का सीधा सीधा हनन है।
अदालतों का ये सबसे पहला फर्ज है कि वो अपनी इन ताकतों का इस्तेमाल करके संविधान में दी गई आज़ादी की हर हाल में रक्षा करें। भाग 4 नए कानून का व्यापक प्रभाव। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फैसला कैसे एक बड़ा बदलाव लाता है और हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है। इस फैसले से हमारे सिस्टम पर 3 बहुत बड़े और पॉजिटिव असर देखने को मिलेंगे। पहला, गरीब और लाचार कैदियों को अब बेल का असली फायदा मिल सकेगा। उनके लिए आज़ाद होना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा असर हमारी ओवरक्राउडेड जेलों पर पड़ेगा। फिलहाल हमारी जेलें ऐसे विचाराधीन कैदियों या अंडर ट्रायल से भरी पड़ी हैं जिन पर छोटे मोटे आरोप हैं। इस फैसले से वो भीड़ बहुत कम होगी। और तीसरा, न्यायिक जवाबदेही बढ़ेगी। निचली अदालतों को एक साफ मैसेज मिला है कि बेल की शर्तें तय करते समय उन्हें ज्यादा समझदारी और उदारता दिखानी होगी। पूरे समाज को ये मानना होगा कि सिर्फ इस एक रुकावट को हटाने से पूरी न्याय प्रणाली को कितनी गहरी राहत मिलती है। इन सारी बातों का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो हाई कोर्ट ने खुद साफ कर दिया है। कानूनी प्रक्रियाओं का काम न्याय को सुनिश्चित करना है, न कि नौकरशाही के जाल में फंसाकर किसी को सजा देना। अदालतें इंसाफ और निष्पक्षता के लिए बनी हैं। सजा देना अदालत का काम जरूर है, लेकिन सिर्फ कागजी प्रक्रिया के नाम पर किसी को प्रताड़ित करना कभी भी कानून का मकसद नहीं हो सकता। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। श्रीमती बच्ची देवी मामले ने ये तो साबित कर दिया कि एक इंसान की गरिमा और उसकी आज़ादी किसी भी कागजी या वित्तीय औपचारिकता से कहीं बढ़कर है। लेकिन क्या कागजी औपचारिकताएं कभी किसी इंसान की स्वतंत्रता से ऊपर रखी जा सकती है? क्या श्योरिटी और पैसों की गारंटी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, या ये किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। इस बेहद जरूरी कानूनी सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।